हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा ठीक इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नाइट्रिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो हो जाइए तैयार, कलम निकालिए, कॉपी निकालिए और हमारे साथ ही लिखते चलिए, समझते चलिए और बिल्कुल एक बेहतरीन कंसेप्ट बनाते चलिए। तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए सबसे पहला जो टॉपिक लिखने जा रहे हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड के बारे में, वो ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर नाइट्रिक एसिड को गर्म कर दें तो क्या होगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं? अगर नाइट्रिक एसिड को गर्म करें तो क्या होगा, ये टूट के क्या देगा। तो पहला होगा डीकंपोजिशन। एक नंबर में हम लिखेंगे डीकंपोजिशन, मतलब अपघटन। तो आपको याद रखना होगा HNO3 को गर्म करने पर NO2 H2O एवं O2 गैस प्राप्त होता है। आराम से समझते हैं कि ये कैसे प्राप्त होता है। टूट गया तो आइए, ये है HNO3, आपने इसको हीट किया। तो हीट किया स्टूडेंट, तो हुआ क्या कि यहां से निकल गया NO2 और साथ ही साथ H2O और O2। अगर इसको बैलेंस करना हो तो ये हो गया 4 से देखिए, ये 2 दूनी के 4 और इस तरह से नाइट्रोजन देखिए 4 3 12 हो गया, 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरह से ये कैसे टूटा। तो आप थोड़ा सा इधर देखिए, नाइट्रिक एसिड आप इस तरह से इसकी संरचना को बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये यहाँ से गर्म करने पे टूट गया और टूट करके क्या बना, ये NO2। तो ठीक है, NO2 तो समझ में आ रहा है कि NO2 निकल गया, लेकिन ये H2 और O2 कैसे। तो अब ये जब 4 अणु होते हैं तो ये HO प्लस मान लीजिए कि OHO इस तरह से है। अब ध्यान दीजिए, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं टूटते हैं और ये बनाते हैं। ध्यान से देखिए क्या चीज बनाया, देखिए एक बार O2 और ये H2O। तो आप देख रहे हैं कि H2 2 H2 और एक O2 निकल गया। आपको थोड़ी बहुत समझ में आई? ये इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप दिमाग में सेट करें कैसे आप याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा HNO3 जो है, नाम है नाइट्रिक एसिड। यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है स्टूडेंट्स। जल में जब घुलता है तो ये हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन देता है। तो एसिडिक नेचर के बारे में इसके जानते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसके एसिडिक नेचर की। और पूरा इस पे सवाल है, बहुत सारे रिएक्शन हैं। तो लिखेंगे कि जल में घुलकर HNO3 क्या उत्पन्न करता है, इसे मिटा दे रहा हूं। HNO3 हाइड्रोनियम आयन एवं नाइट्रेट आयन उत्पन्न करता है। जरा देख लिया जाए कैसे होता है। तो ये HNO3 है, आप इसमें पानी डाल दिए, देखिए क्या हो रहा है, कुछ नहीं, ये जो है यहाँ से H+ निकला, ये टूट करके H+ NO3- और इस H++ को ये एक्सेप्ट कर लिया तो हो गया H3O+ हाइड्रोनियम आयन और ये हो गया नाइट्रेट आयन, हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन।
इस तरह से आप यहाँ एक बात और देखिए, ये क्या है, तो मोनोबेसिक एसिड है, या एक H प्लस उत्पन्न किया ना, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये मोनोबेसिक एसिड है। याद रखिएगा HNO3 एक मोनो बेसिक एसिड है। एसिड, इसका मतलब मोनोबेसिक एसिड का क्या मतलब हुआ कि यह एक H प्लस उत्पन्न करता है, माने एक मोनोप्रोटिक कह सकते हैं, इसमें एक प्रोटॉन H प्लस देने की क्षमता है, तो ये मोनोबेसिक एसिड हो गया। अब देखिए, चूंकि ये एसिड है तो और मोनोबेसिक एसिड है, इसलिए अनेक धातुओं के ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके उन धातुओं के नाइट्रेट्स बना देता है। तो लिखना चाहेंगे हम आपके लिए HNO3 अनेक धातुओं के ऑक्साइड, कार्बोनेट, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स से अभिक्रिया कर, हाइड्राइड से भी से अभिक्रिया कर धातु का नाइट्रेट देता है। जरा देखा जाए स्टूडेंट, जरा यहां ध्यान दीजिए, आपके पास HNO3 है और आपने CaO से रिएक्शन करा दिया कैल्शियम ऑक्साइड से, तो आप जानते ही हैं ये H प्लस NO3 माइनस के रूप में टूटा, और यह भी जानते हैं Ca प्लस प्लस O माइनस माइनस के रूप में टूट गया। तो आपको ये पता चल गया कि ये तो हो गया, क्या बना लिया, तो कैल्शियम नाइट्रेट, जो हम कह रहे थे कि धातु के नाइट्रेट बना देगा। ये O और ये देखिए दो है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पे 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितने हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा, 2, और ये ऑक्सीजन क्या बना लेगा, प्यारा सा H2O। सिंपल। आइए एक और एक से देखते हैं, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसकी अभिक्रिया आप HNO3 से करा दें तो क्या होगा, ये जानना चाहते हैं ना हम लोग। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये Na प्लस H प्लस, आपको पता है ये टूट के क्या देता है, CO2, और निकलता है यहाँ से O माइनस माइनस। इसका मतलब कि H प्लस यहाँ है, एक को ये H प्लस दे देगा, H प्लस NO3 माइनस। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, H और H और ये O, H2O बना, CO2 तो ऑलरेडी बना हुआ है, CO2, और ये क्या बना, सोडियम, और देखिए ये बोलिए, हाँ NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अच्छा, अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट न लेकर के मैं सीधे सोडियम कार्बोनेट ले लेता तो भी सेम प्रोडक्ट बनता। मैं लिख दूं कहीं, चलिए यहीं लिखते हैं। देखिए यहाँ NaCO3 और आपने HNO3 से रिएक्शन करा दिया तो Na2CO3, सॉरी Na2CO3, तो फिर उसी तरह से ये CO2 देगा 2 Na, लेकिन यहाँ पर H तो इस बार एक एक है ना, तो और यहाँ से जो ऑक्सीजन निकलेगा उसको तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये हो जाएगा आपका NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, CO2 और H2O। तो चूंकि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है और इसलिए यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 सोडियम भी है, और इस तरह से बैलेंस भी हो गया। तो स्टूडेंट्स आपने क्या सीखा, बस एक लाइन यहाँ सीखा कि जो नाइट्रिक एसिड है वो मेटल के ऑक्साइड से, कार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट से, हाइड्रा ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा और बदल देगा उस धातु के नाइट्रेट में, जैसे कैल्शियम ये नाइट्रेट हो गया और सोडियम नाइट्रेट हो गया। उसी तरह से आप इसको नोट करिए और फिर इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है उसके बारे में बात करते हैं आपसे। आइए स्टूडेंट्स,
बेहद ही मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है नाइट्रिक एसिड को लेकर के, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सुनिए, ध्यान से सुनिए। नाइट्रिक एसिड जब सांद्र अवस्था में होगा, माने कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में होगा, और जब डाइल्यूट स्टेट में होगा, इन दोनों अवस्थाओं में नाइट्रिक एसिड बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सा बात है, याद रखिएगा, सांद्र अवस्था और तनु अवस्था दोनों ही अवस्थाओं में नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है। याद रहेगा, हालांकि मैं लिख दूंगा थोड़ा बहुत। दूसरी बात, क्यों? तो उसका एक सीधा सा जवाब है, नाइट्रिक एसिड आसानी से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, न्यूली बर्न ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करने के कारण यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है। आप मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से? मैं ये कह रहा हूं कि नाइट्रिक एसिड चाहे तनु अवस्था में हो या सांद्र अवस्था में टूटता है, और टूट कर क्या उत्पन्न करता है? नवजात ऑक्सीजन। और इसी नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करने के कारण यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ व्यवहार करता है। तो पहले तो एक दो लाइन तो बनता है स्टूडेंट्स, तनु एवं सांद्र दोनों अवस्थाओं में HNO3 एक स्ट्रॉन्ग OA जैसा व्यवहार करता है, जैसा बिहेव करता है, क्योंकि यह माने HNO3 आसानी से टूटकर नवजात ऑक्सीजन नेसेंट कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे करता है, और फिर देखते हैं कि इस नवजात ऑक्सीजन कौन सा कमाल करता है। तो आइए समझते हैं। स्टूडेंट्स इधर देखिए, ये है HNO3, आपको याद रखना होगा, ये है सांद्र। कैसा है? सांद्र माने गाढ़ा। जब ये टूटेगा तो टूट करके देगा NO2, H2O और एक नवजात ऑक्सीजन। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके कि H2O बना, और ये 2। मतलब याद रखिएगा, और याद हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा, जब तक आपको केमिस्ट्री से वास्ता है, HNO3 से वास्ता है, आपको ये याद रखना ही होगा कि सांद्र HNO3 जब अपघटित होता है तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के अणु और एक नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। अब आइए, जब ये तनु होगा तब क्या होगा? HNO3 तनु, ये हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न करता है स्टूडेंट्स, और साथ में ये जल के अणु तो निकलते ही हैं, और चूंकि 3 दूनी के 6, तो यहाँ पर अभी कितना हुआ? तो 3 नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न किया। मैं चाहूँगा, मैं तो चाहता ही हूँ हमेशा कि आप लोग को सारी बातें समझ में आए, याद रहे, और ये तो जरूर चाहेंगे कि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि इस पे बहुत सारे आगे की अभिक्रिया जो हैं इसी पे आधारित हैं, इसी पर बेस्ड हैं। अब आइए, चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए अनेक धातुओं को यह ऑक्सीकृत कर देता है। याद रखिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड अनेक धातुओं को और धातु के यौगिकों को ऑक्सीकृत करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसको चरण दर चरण, ताकि आपको समझ में आए, तो सबसे पहले हम लोग अधातु का देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे मेटल का, फिर कंपाउंड्स के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण बातें, कि नाइट्रिक ऑक्साइड केवल सांद्र अवस्था में ही अधातुओं के साथ क्रिया करता है। याद रखिएगा, यहाँ पर नोट में नाइट्रिक
तनु सांद्र नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी, सांद्र HNO3 ही केवल लगाना जरूरी है, केवल सांद्र HNO3 ही अधातु के साथ क्रिया करता है। इसका मतलब कि तनु HNO3 अधातु के साथ क्रिया नहीं करेगा, उसके साथ एक्शन नहीं करेगा। अब देखो ना, कार्बन के साथ HNO3 अभिक्रिया करके उनको CO2 में बदल देता है, सल्फर को उनको बदल देता है H2SO4 में, फास्फोरस को बदल देता है H3PO4 में, आयोडीन को बदल देता है HiO3 में, अगर आर्सेनिक होता तो आप बदल देता है H3ASO4 में। आपको ये जो अभिक्रिया है स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि जरा अपनी आंखों से देखें और रसायन विज्ञान पढ़ने का थोड़ा आनंद लें, मजा लिया जाए। तो आइए बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कार्बन से देखते हैं कि कैसे CO2 में बदला। कार्बन के साथ HNO3 की अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा कि ये अभिक्रिया केवल और केवल सांद्र अवस्था में होगी। तो हैं तैयार आप? देखिए, तो सांद्र अवस्था में HNO3 टूट के क्या देगा? बोलिए, अरे बोलना क्या, भी यहाँ पर देख के पढ़ सकते हो यार। 2NO2 H2, और H2O से ख्याल आया, मैं घिरा हुआ चारों तरफ से पानी से, अभी बारिश हो रही है बाहर में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और ये नवजात ऑक्सीजन, ये बड़ा प्यारा सा नवजात ऑक्सीजन है। इसका जरा कमाल देखिए क्या करता है। अब ये नवजात ऑक्सीजन जब आप HNO3 की अभिक्रिया कराते हैं कार्बन के साथ, तो ये पहले HNO3 टूट करके इस रूप में टूट गया और नवजात ऑक्सीजन दिया। ये नवजात ऑक्सीजन जो है ना, कार्बन पर अटैक करता है और उनको बदल देता है CO2 में। थोड़ा लाइट का भी फ्लक्चुएशन हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये कार्बन के साथ ये नवजात ऑक्सीजन अपना कमाल करता है और बदल दिया इनको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहाँ पर एक थ्योरी याद रखिएगा, जितना नवजात ऑक्सीजन यहाँ होगा उतना ही नवजात ऑक्सीजन पर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ कार्बन 2 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 हो गया, तो यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस तरह से इसको मैं अब जोड़ दूंगा। तो जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, जरा देखिए, आइए जोड़ के देखते हैं। 2HNO3 प्लस C प्लस 2 नवजात ऑक्सीजन हो गया। इधर आइए, तो सॉरी 2 कैसे, 2 दूनी के 4, मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। अब यहाँ पर देखिए 4NO2 हो गया ना, मल्टीप्लाई करना है ना 2 से, 2H2O और CO2। अब स्टूडेंट्स जो कॉमन चीज़ें होंगी उसको कैंसिल कर देंगे। अरे सॉरी यार, यहाँ तो हमने लिखा ही नहीं, और कैंसिल कर दिए, ये हो गया। तो अब देख रहे हैं आप कि क्या बना, 4HNO3 प्लस C और 4NO2, 2H2O और साथ में CO2। तो ये कार्बन नाइट्रिक ऑक्साइड को CO2 में ऑक्सीकृत कर दिया, साथ ही साथ क्या प्रोडक्ट बनाइए। तो मुझे ये याद रखना होगा, लेकिन इसको समझना है मुझे पूरी प्रक्रिया से कि ये कैसे अभिक्रिया किया। आइए थोड़ा और मजा लें, इसमें उतना मजा नहीं आया, नहीं ना, तो चलो देखते हैं। इस बार सल्फर के साथ अभिक्रिया देखते हैं। सल्फर के साथ बस रंधित HNO3 की तो अभिक्रिया है ही। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले HNO3 ये टूटेगा और टूट करके बिखर जाएगा, बिखर के ये देगा ये नवजात ऑक्सीजन, प्यारा सा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई है। अब आइए क्या होता है आगे का जरा तमाशा देखिए। S8 है सल्फर, ऑक्सीजन के साथ, नवजात ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया किया। तो ये जो है यहाँ जब थोड़ा सा जल मिल जाता है इसको, तो जैसे ही जल मिलता है और जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो डायरेक्ट एक ही बार में लिख देते हैं, एक चरण और बढ़ाना होता
अगर हम इसमें अगर जल नहीं लेते एक स्टेप और बढ़ाते, तो अब ये बनाता है H2SO4। अब इसको आपको बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए मैं देख रहा हूं कि सल्फर कितने 8 हैं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहला काम 8 से, जैसे आपने 8 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये हाइड्रोजन 8 दूनी 16, तो आपने यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो आपने यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, क्योंकि जितना ऑक्सीजन यहाँ होगा उतनी ही से ऊपर मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि 8 चौका 32 और 8 यहाँ निकल गया, इसका मतलब मुझे 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा बढ़िया से, 24 ये नवजात ऑक्सीजन हो गए। इसका मतलब बताइए मुझे ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करने होंगे, इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 24 से, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो आइए 24 दूनी 48 HNO3 हो गया, प्लस S8 प्लस 8H2O प्लस 24 नवजात ऑक्सीजन। आइए इधर 48NO2 प्लस 24H2O प्लस 24O नवजात, और साथ ही साथ 8H2SO4। इतना आंसर लिख दें? नहीं, इतना नहीं लिखेंगे, H2SO4 है स्टूडेंट्स। अब मैं देख रहा हूं कि मेरा ये 24O से 24O कैंसिल हुआ। इतना ही नहीं, मैं देख रहा हूं कि इधर हमारे पास 8H2O है और इधर 24H2O है, तो उधर ले जाकर उसको घटा देते हैं। तो फाइनली जो आपका 48 HNO3 प्लस S8, और ये इधर हो गया 48NO2, और ये हो जाएगा 16H2O और 8H2SO4। इस तरह से ये आंसर हुआ, ये ऊपर वाले का है। हाँ, अब बताइए, थोड़ा मज़ा आया? आपको एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ जो जितने भी ऑक्सीजन होंगे, नवजात ऑक्सीजन, आपको बैलेंस करके ऊपर से उतना से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर जोड़ देंगे। जो दोनों तरफ कॉमन चीज़ें होंगी उनको कैंसिल आउट करेंगे, जो घटने वाला जो होगा उसको घटाएंगे, जोड़ने वाला को जोड़ेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। एक और बना के दिखाते हैं फास्फोरस, ताकि आपको और क्लियर हो। अब भाई स्टूडेंट्स, फास्फोरस के साथ HNO3 की अभिक्रिया करा के दिखा रहे हैं। इस बार मजा निकाल लेना इसमें से, आपको आनंद आना ही चाहिए, बिल्कुल आनंद आना ही चाहिए। जरा देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, बोलिए, आप मुझे गाइड करिए। HNO3 लेंगे, सांद्र है, टूट कर क्या देगा, बोलिए 2NO2, और बोलिए आगे, बोलिए जल्दी बोलिए, और साथ में आपका ये नवजात ऑक्सीजन, प्यारा सा ऑक्सीजन। अब आपके पास है फास्फोरस, ये नवजात ऑक्सीजन आ गया इसके पास टप, और कहेगा कि मेरे भाई चलो तुम बन जाते हैं P4O10। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना देता है स्टूडेंट्स। अब देखो कितने यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यही तो मैं आपको थोड़ा सा उस समय से समझा रहा हूँ, और मैं इतने आनंद ले रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ, पता नहीं आपके साथ क्या हो रहा है। अब ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड हो गया, तो P4O जो 10 है ना, इस पे जब आप जल पड़ेगा तो ये बन जाता है H3PO4। तो आप देख रहे हैं कि 4 फास्फोरस, सबसे पहला काम यहाँ 4 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आप देख रहे हैं कि 4 से 12, मतलब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दे, काम हो गया। अब यार जोड़ दें, बोलिए। नहीं, ये देख नहीं रहे हैं 10H2 है, यहाँ मल्टीप्लाई कौन करेगा 10 से? हम करेंगे, आप करेंगे, और कौन करेगा? चलिए अब करते हैं। 10 दूनी के 20 HNO3 हुआ। आगे लिखते हैं, अब ये हो गया P4 प्लस 10 नवजात ऑक्सीजन है, प्लस P4O10 है, 6H2O है,
ये हो गया। अब आते हैं, तीर का निशान दीजिए, 10 दूनी के 20 NO2 प्लस 10 H2O प्लस हो गया P4O10 और 4H3PO4। इतना आंसर लिखना उचित नहीं है ना? हाँ यार, मैं आप समझ रहा, आप लोग इसको कैंसिल करिए। ओ सॉरी, इधर तो हमने लिखा ही नहीं। 10 ओ कैंसिल हुआ। अब आइए, क्या और कुछ करना चाहिए हमें क्या? हाँ बिल्कुल, ये क्या कर रहा है दोनों जगह पे, P4O10 P4O10, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट काट सकते थे, ये मैं तो आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग डायरेक्ट करिए ना, आप तो ज़्यादा होशियार और तेज स्टूडेंट्स। अब क्या छोड़ दे नहीं, ये 6H2O उधर है 10H2O, तो क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे उधर 4H2O। तो फाइनली लिख रहे हैं 20HNO3 प्लस P4 और उधर बना 20NO2 और 6 घट गया तो 4H2O और साथ ही साथ 4H3PO4। आया मजा? चलो देखते हैं, तुम लोग इतने कमजोर तो नहीं हो सकते मेरे भाई। आयोडीन के साथ करा के देखते हैं। आयोडीन के साथ HNO3 की अभिक्रिया। इस बार फाइनली समझ लेना है। देखो, सबसे पहला 2HNO3 लिखेंगे, ये टूट करके 2NO2 H2O और साथ में देगा नवजात ऑक्सीजन। मेरे भाई ये आयोडीन है, ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और ये बनाता है I2O5। थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स हमेशा शिकायत करते हैं कि ये दिक्कत होती है, तो ये प्रैक्टिस से हो जाए, आपको पता चल जाएगा क्या बन जाएगा। अब देखो ना, 5 यहाँ पर देख लिए, तो इसका मतलब 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप फाइनली समझो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई तो करना ही होगा ना, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं। अब रही बात I2O5 जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो I2O5 है, H2O के साथ रिएक्शन किया और ये बना देता है एकदम सिंपल सा HiO3। आप देख रहे हो कि आयोडीन 2 है, तो सबसे पहला काम तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे। अब बैलेंस भी हो गया, 5 को और 1 को 6 को ऑक्सीजन 6 को। अब इसको जोड़ देना है। मेरे भाई मुझसे कितना जोड़ जोड़वाओगे आप लोग? चलो जोड़ते हैं। 5 दूनी के 10 HNO3 प्लस, अब देखिए ये I2O5 से I2 यहीं पर ये कट जाएगा ना, और ये तो कटेगा इसके साथ। उधर अब मिलेगा इधर हमारे पास केवल I2, और ध्यान रखिएगा कि इधर एक H2O है और उधर होगा 5 H2O। देखिए मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 NO2 हो जाएगा और ये हो जाएगा घट करके 4 H2O और साथ ही साथ 2 HiO3। आया बिल्कुल ना? अच्छा चलता हूँ। अगर मुझे आर्सेनिक से करना होता तो अब देखिए, इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ। ये HNO3 है, ये टूट करके और NO2 H2O और नवजात ऑक्सीजन दिया। हमने क्या किया कि AS लिया, ये नवजात ऑक्सीजन से AS2O5 बनाता है, फिर AS2O5 H2O से रिएक्शन करता है और बनाएगा H3PH3AsO4। आपको क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई, कहाँ करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, ये O2 गलती से लिखा गया है, आप इसको पूरा करेंगे, ये कंप्लीट करना है आपको। तो ये स्टूडेंट था अधातु के साथ अभिक्रिया। अच्छा एक बात आपको और बताएं कि जब HNO3 बहुत सारे अधातुओं के जो यौगिक हैं उनको भी ऑक्सीकृत कर देता है, और जब अधातु की यौगिक को ऑक्सीकृत करना होता है तो केवल सांद्र ही अवस्था में ऑक्सीकृत करेगा, ये जरूरी नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ये नोट करना होगा। HNO3 सांद्र अवस्था और तनु अवस्था दोनों अवस्थाओं में अधातुओं के यौगिकों
के साथ क्रिया करता है और उनको ऑक्सीकृत कर देता है, किसी यौगिक में जो अधातु है उनको तत्व में बदल देगा या जो भी वो ऑक्सीकृत करेगा। तो देखिए कैसे, एक मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे H2S है, पहले H2S के साथ कैसे करता है अभिक्रिया तो मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया HNO3, टूट करके दिया NO2 और H2O और नवजात ऑक्सीजन। अब मुझे दिखाना है कि H2S के साथ क्या हो रहा है। तो देखिए H2S है और ये नवजात ऑक्सीजन आया और नवजात ऑक्सीजन इसको बदल देता है किसमें, तो H2 और देखिए ये सल्फर अवक्षेपित हो जाता है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये नवजात ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस या ऑलरेडी बैलेंस है ना, मतलब सिंपल इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो ये कैंसिल आउट हुआ और ये क्या हो गया, तो यहाँ पर दूर रहता है ना 2HNO3 प्लस H2S, ये बदल गया 2NO2, 2H2 हो जाएगा ना, 2H2O प्लस S में। ये तो सांद्र अवस्था में। अगर तनु अवस्था में, मैंने तो ये कहा कि तनु अवस्था में भी इसको ऑक्सीकृत करेगा, तो जब तनु अवस्था में होता, यहाँ जरा ध्यान दीजिए, तो ये 2HNO3 ये टूट का NO देता, H2O और ये 3 नवजात ऑक्सीजन देता, ठीक है। अब H2S फिर एक बार वही नवजात ऑक्सीजन के साथ ये बनता H2O और S। अब देखिए स्टूडेंट्स, कितने हुआ नवजात ऑक्सीजन है, ऊपर है 3, नीचे है 1, इसका मतलब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसको जोड़ दीजिए। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब HNO3 2HNO3 प्लस 3 देखो H2S और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2NO प्लस 3H2 और 4H2 और ये 3S। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट नहीं समझ पा रहे हो, 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, सब समझ रहे हो। अब आते हैं मेटल के साथ, जरा इसका देखते हैं कमाल। तो पहले इसको नोट करिए। आइए स्टूडेंट्स, रिएक्शन विथ मेटल देखते हैं। तो आपको 2-3 बातें नोट करनी है। सबसे पहली बात, मेटल के साथ HNO3 तनु अवस्था और सांद्र अवस्था दोनों रूपों में अभिक्रिया करता है, एक बात। दूसरी बात कि मेटल के साथ इसके जो अभिक्रिया हैं वो मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करता है। एक, ताप क्या लिया है आपने, टेम्परेचर। दूसरा, HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया है, उस पर भी निर्भर करेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, कम है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। और तीसरा, नेचर ऑफ मेटल। मेटल के जो नेचर होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं HNO3 के साथ अभिक्रिया। हम लोग अभी फिलहाल कपर के साथ रिएक्शन देखना चाहते हैं जो कि बहुत ही कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जो यहाँ पर जो अभिक्रिया हम दिखाने जा रहे हैं वो कपर के साथ है। तो सबसे पहले लिखेंगे HNO3 जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रोडक्ट्स 3 बातों पर निर्भर करता है। 3 बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन से हैं 3 बात निर्भर करता है? पहला है ताप, दूसरा है HNO3 की सांद्रता और तीसरा होगा नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल याद रखना होगा स्टूडेंट्स। इन 3 वजह से प्रोडक्ट बदल जाएंगे। ताप बदलिएगा, बदल जाएगा। HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन बदलिएगा, प्रोडक्ट बदल जाएगा। और अलग अलग धातु का तो नेचर अलग अलग होता है, उनके साथ प्रोडक्ट अलग अलग हो गए ही होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन विथ कॉपर। Cu के साथ अभिक्रिया। आपको पता ही है कि कॉपर एक कम अभिक्रियाशील धातु है। अभिक्रिया
अब इसमें भी पहले तनु और सांद्र इस तरह से बांट कर देखेंगे। तो पहले सांद्र 1 नंबर में, सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया। तो आइए, अब तो जानते हैं सांद्र HNO3 का हाल, ये टूट कर देगा NO2H2O और प्यारा सा ये नवजात ऑक्सीजन। कपर के साथ जब ये नवजात ऑक्सीजन आएगा ना, मजा आ जाएगा इसको। ये बनाता है कपर का ऑक्साइड। लेकिन ये जो कपर के ऑक्साइड है जैसे बने, HNO3 क्या करता है उनके साथ जरा देखिए, CuOHNO3 ये बदल देता है CuNO3 और साथ ही साथ H2 में। स्टूडेंट्स जरा अब यहाँ देखो, यही सोचना है। सबसे पहले ये नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न हुआ विलयन में, कपर को उसने कपर ऑक्साइड में चेंज कर दिया, कपर ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड को कपर नाइट्रेट में चेंज कर दिया। अब मुझे देखना है यहाँ पर बैलेंस पहले करिए, तो यहाँ मुझे 2 लगाना होगा। ये हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, नवजात ऑक्सीजन ऊपर भी एक ही है, यहाँ पर कोई बात नहीं है, और यहाँ पर भी कपर एक है, यहाँ पर है। तो मैं सिंपली इसको जोड़ दूंगा, कुछ इसमें करना नहीं रह गया। तो जैसे जोड़ते हैं तो देखिए क्या होता है, 2HNO3 है ये, सॉरी 2 नहीं, मुझसे गलती हो रही है, पता चल रहा कहाँ, HNO3 यहाँ, HNO3 यहाँ भी तो है, तो 4 हुआ ना, एक ही साथ जोड़ देते हैं। और स्टूडेंट्स इसको मैं काट दे रहा हूँ, ये कट जाएगा ना, इससे ये कट जाएगा, इधर हो गया 2NO2 और H2 और H2 2H2O और साथ में CuNO3। आप देख रहे हो कितना बेहतरीन टेक्निक है ना ये। अब एनसीईआरटी में हम लोग को क्या किया, सीधे ये बात लिख दिया हुआ, सिंपली ये डायरेक्ट ये लिखा हुआ है। लेकिन मैं एनसीईआरटी किताब थोड़ी ना हूँ आपका, मैं तो आपका टीचर हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे प्रोडक्ट बना। अच्छा, अगर मैं इसको तनु ले लूँ तो क्या होगा, तो देखो तनु की अवस्था में क्या होगा, तनु HNO3 के साथ। अब मेरा साथ दीजिए, मैं तो किस साथ अभिक्रिया करा ही दूंगा। देखो ये है HNO3, जब ये तनु होता है तो देता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, H2O और 3 नवजात ऑक्सीजन। आपको पहले से ये पता है और होना ही चाहिए, अभी तो लिखे थे यार। अब आइए, ये नवजात ऑक्सीजन फिर तो अपना कमाल करेगा ना, छोड़ेगा थोड़ी ना कपर को। अब नवजात ऑक्सीजन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तनु से निकल के आया कि सांद्र से निकल के आया, उसका बिहेव हमेशा सेम होगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये पड़ जाएगा कि स्टूडेंट को यहाँ 3 नवजात ऑक्सीजन है, यहाँ पर केवल 1, तो मुझे यहाँ 3 से तो मल्टीप्लाई करना होगा भाई। अब देखते हैं कि ये जो कपर ऑक्साइड बना, इनके साथ बिहेव HNO3 का, तो ये तो सेम रहेगा। ये किससे बना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए क्या हुआ, CuNO3 और प्लस हो गया ये H2। आपको बैलेंस करना था तो आपने यहाँ पर बैलेंस कर दिया। तो अब देख रहे हैं कि कपर यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर देख रहे हैं आप इसको बैलेंस कर रहे हैं, तो आपको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर 3 से। यार यही सब झंझट है, कोई नहीं, यही सब तो मज़ा है इसमें, आनंद लो। और मैं मेरी इच्छा तो हो रही है कि मैं छोड़ दूँ इसको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं कर दूँ आप लोगों के लिए। देखिए HNO3 और यहाँ पर देखिए, वहाँ से 3 दूनी के 6 मल्टीप्लाई करेगा ना, तो 3 दूनी को 6, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 HNO3। थोड़ा संक्षेप में लिख रहे हैं, आप लोग काट छाट लीजिएगा। और ये भाई साहब 3 गो इससे और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आइए, कपर यहाँ पर कितना होगा, 3 कपर होगा ना, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो। अब देखिए ये कितने हो जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं 2NO है, तो 2NO के 2NO ही रहेंगे। अब आइए, अब देखते हैं कि ये हो गया 3CuNO3 होल 2 और 3 H2 और 1 H2 मिलकर के ये 4 H2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि सांद्र अवस्था हो और तनु अवस्था हो, दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बना रहा है।
ये कम विद्युत धनात्मक तत्व था कपर। जब उच्च विद्युत धनात्मक तत्व लेंगे, जैसे सोडियम लेंगे, पोटेशियम लेंगे, बहुत सारा जैसे लोहा है, टीन है, क्रोमियम है, तो उनके साथ जो ये जिंक है, उनके साथ HNO3 का व्यवहार बदल जाएगा, उनके साथ उनका व्यवहार बदल जाएगा और नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। याद रखिएगा कि जिन धातुओं की विद्युत धनात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा जो मैं बातें बोल रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण बातें बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। जिन धातुओं की विद्युत धनात्मकता इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा है, उनके साथ नाइट्रिक एसिड नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। तो आइए उस तरह की भी एक समीकरण हम लोग देखते हैं, पहले इसको नोट करिए। आइए स्टूडेंट्स, अब HNO3 की अभिक्रिया जिंक के साथ देखते हैं कि जिंक के साथ इसका व्यवहार कैसा होता है। तो एक बात नोटवर्ती है, नोट कर लीजिए, जितने भी धातु हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जैसे अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, जिंक है, टीन है, तो जितने भी तत्व हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, उनके साथ जब HNO3 अभिक्रिया करेगा तो नवजात और हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं रिएक्शन ऑफ हॉट डाइल्यूट HNO3 विथ जिंक। जो HNO3 है वो गर्म और तनु है, और फिर इसके बाद एक बार सांद्र का देखते हैं रिएक्शन कैसा होता है। तो आइए देखते हैं क्या करता है। तो आप देखिए ये जिंक हो गया आपका और HNO3, ध्यान रखना है ये सांद्र है और गर्म है, सॉरी तनु है और गर्म है। तो ये कुछ नहीं करता, ये आकर के बना लेगा, आप समझ ही रहे हैं, ये H+ में और NO3- में टूटेगा और इस तरह से बनाता है ZnNO3(2). और देखिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो 2 निकल जाता है आपका हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। इसका नाम है नवजात हाइड्रोजन। अब ये नवजात हाइड्रोजन का कमाल देखिए, ये HNO3 और ये है हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन, इनको बदल देता है H2O में और साथ ही साथ ये NH3 में। ऑक्सीजन है 3, हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी के 6 और 3 9, एक हाइड्रोजन मतलब यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखिए क्या होता है, ये जो अमोनिया बना, अमोनिया तो उसी में है, तो HNO3 एक एसिड है और अमोनिया एक बेस है, और इस तरह से ये बना लिया अमोनियम नाइट्रेट। और अमोनियम नाइट्रेट पुनः NH4NO3 ये टूट जाता है और टूट करके देता है N2O, और साथ ही साथ यहाँ से निकल जाता है H2O। आपको अगर बैलेंस करना है तो 2 दूनी के 4, ये बैलेंस हो गया। लेकिन एक काम अभी अधूरा है, देखिए 8 नवजात हाइड्रोजन और यहाँ पर 2, तो इसका मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको जोड़ दीजिए स्टूडेंट्स, टोटल यही हमारा आंसर होगा। जिंक के साथ गर्म तनु HNO3 जिंक से कैसे अभिक्रिया कर रहा है। तो देखिए 4 जिंक हो गया, 4 Zn। आप देखेंगे हो सकता है कि कहीं छूट जाए तो सॉरी, आप उसको लिख लेंगे। देखिए 4 दूनी के 8 HNO3 हो गया, 8 और यहाँ पर 2 10 HNO3, ये तो कट जाएगा। और साथ ही साथ आपका कट जाएगा क्या चीज़, तो ये अमोनिया से अमोनिया कट जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट से अमोनियम नाइट्रेट कट जाएगा। तो अब देखिए हमने ये जोड़ लिया हुआ है, यहाँ पर क्या बच गया, ये आगे देखिए, देख रहे हैं ना, 4 दूनी 8 और ये 2 10 हो गया, ये हो गया 4Zn NO3(2). अब देखिए यहाँ पर 3 H2O और 2 H2O, 5 H2O और साथ ही साथ एक NO2, मतलब निकला आपको नाइट्रस ऑक्साइड। कब क्वेश्चन होगा कि जब गर्म तनु जिंक की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड से कराया जाता है तो क्या बन रहा है, तो देखिए नाइट्रस एसिड बन रहा है। अब जरा इसको सांद्र लेते हैं, कॉन्क लेते हैं, बड़ा सिंपल रिएक्शन होता है कॉन्क के साथ। देखिए छोटा सा अभिक्रिया है,
रिएक्शन ऑफ कॉन्क, कॉन्क माने सांद्र, कॉन्क HNO3 विथ जिंक। तो जिंक जो है HNO3